हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 13 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो है आशा वैन से संबंधित। तो आशा वैन क्या है? तो ये एक पूरी तरह से सुसज्जित मोबाइल मेडिकल यूनिट है जो पहियों पर चलते फिरते छोटे अस्पताल की तरह काम करती है। ठीक है, और ये कहाँ शुरू किया गया है इस पहल को? तो ये गुजरात सरकार की पहल है और इस विशेष चिकित्सा वैन का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में किया। तो अगर पूछा जाए कि ये किस आशा वैन पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है, तो गुजरात सरकार द्वारा, और इसका उद्घाटन किया गया वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा। ये जो वैन है ये विशेष रूप से गांवों और दूर दराज के इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए तैयार की गई है, जहां उन्नत चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच सीमित होती है। गांव और दूर दराज के क्षेत्रों में सड़क का प्रॉब्लम होता है, वहाँ सड़क अच्छी नहीं होती है या फिर अच्छे हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ऐसे में लोगों को प्राइमरी चिकित्सा भी मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए इस आशा वैन नामक पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें एक गाड़ी के अंदर विभिन्न चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो कैंसर का शुरुआती चरण में पता लगाना, ताकि समय पर इलाज शुरू हो सके और जान बचाई जा सके। तो दूर दराज के क्षेत्रों में नॉर्मल चिकित्सा मिल पाना मुश्किल होता है, ऐसे में कैंसर पेशेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो उन्हीं के शुरुआती चरण में उनका पता लगाने, उनकी बीमारी का पता लगाने के उद्देश्य से इस आशा वैन की शुरुआत की गई है। और इसमें कई चिकित्सा उपकरण लगाए गए हैं, जैसे EVA प्रो डायग्नोस्टिक तकनीक, डिजिटल मैमोग्राफी मशीन, टेली कंसल्टेशन सुविधा, मतलब विशेषज्ञ से सलाह के लिए भी इसमें टेली कंसल्टेशन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। तो ये सारी सुविधाएं इस चिकित्सा वैन में उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है मिशन सुदर्शन चक्र से संबंधित। तो ये मिशन भारत सरकार ने उभरते हवाई खतरों, विशेषकर शत्रुतापूर्ण ड्रोन से निपटने के लिए लॉन्च किया है इस मिशन को। और ये एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश के लिए समग्र बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच तैयार करना है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है मिशन सुदर्शन चक्र का? तो एकीकृत वायु रक्षा ढांचा स्थापित करना जो लड़ाकू विमान, मिसाइल, मानव रहित हवाई प्रणाली जैसे ड्रोन, इन सब खतरों का सामना कर सके। इस लक्ष्य के साथ इस मिशन की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम को 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगर पूछा जाए इसको पूरा करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है, तो 2035 तक। और यह इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि IACCS जैसी मौजूदा व्यवस्थाओं का पूरक होगा। ठीक है, और इस पहल का जो केंद्र होगा वो लेयर्ड डिफेंस है, जिसमें लंबी दूरी की अवरोधन प्रणालियों के साथ अल्प दूरी और बिंदु रक्षा समाधान भी शामिल होंगे। तो ये मिशन सुदर्शन चक्र से संबंधित था। मेनली ये भारत को वायु, आजकल जो आधुनिक वायु खतरे उपलब्ध है ड्रोन और ये सब के रूप में, तो उनसे निपटने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, मिशन सुदर्शन चक्र। नेक्स्ट टॉपिक 98वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर से संबंधित है। तो 2026 ऑस्कर 2026 के लिए 5 भारतीय फिल्मों को बेस्ट पिक्चर श्रेणी में नामित किया गया है। और ये नामांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए योग्य 201 फीचर फिल्मों की सूची जारी की है, जबकि सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल 317 फिल्में पात्र हैं। यानी कि टोटल 317 फिल्में नॉमिनेटेड हुई हैं, जिनमें से 201 फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में, फीचर फिल्मों की श्रेणी में नामांकित किया गया। और इन्हीं 201 में से 5 भारतीय फिल्म भी हैं। कौन कौन सी भारतीय फिल्मों को नामांकित किया गया है ये भी देख लेते हैं। तो एक तो है कांतारा। इसका कांतारा लीजेंड चैप्टर 1 जो कन्नड़ भाषा में है, इसको नॉमिनेटेड किया गया है। और इसके निर्देशक कौन है? तो ऋषभ शेट्टी।
सेकंड जो मूवी है वो है तन्वी द ग्रेट, ये हिंदी मूवी है, इसके निर्देशक हैं अनुपम खेर। थर्ड जो मूवी है वो है महाअवतार नरसिंह, ये बहुभाषी फिल्म है और ये एनिमेटेड फीचर फिल्म है। फोर्थ जो फिल्म है वो है टूरिस्ट फैमिली, ये तमिल में है और इसके निर्देशक हैं अभिशान जीविंत, ये इनकी पहली फिल्म है यानी कि डेब्यू फिल्म है इनकी, तो ये भी नॉमिनेटेड हुई है। और फिफ्थ जो मूवी है वो है सिस्टर मिडनाइट, ये हिंदी यूके सह निर्मित फिल्म है और इसमें मुख्य भूमिका राधिका आप्टे ने निभाया है। तो इन पांचों फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में नॉमिनेटेड किया गया है ऑस्कर 2026 के लिए। नेक्स्ट टॉपिक ये कल ही डिस्कस होना था लेकिन कल रह गया था, तो आज मैं इसको लिख दी हूँ, विश्व हिंदी दिवस से संबंधित। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो हिंदी भाषा की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति का उत्सव मनाना और उसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना, इस उद्देश्य से इसको मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस को। पहली बार इसे कब मनाया गया था? तो पहली बार 10 जनवरी 2006 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मनाया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्हीं के कार्यकाल में पहली बार 10 जनवरी 2006 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। ये 10 जनवरी की ही तिथि क्यों चयनित की गई है विश्व हिंदी दिवस के लिए? तो वो इसलिए क्योंकि 10 जनवरी 1949 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी का प्रयोग किया गया था, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है अकाशा एयरलाइंस से संबंधित। तो भारत की सबसे नई एयरलाइन जो है अकाशा एयर, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2020 में इसकी स्थापना हुई थी और अब ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA की सदस्य बन गई है। IATA की सदस्य बनने वाली ये 5वीं भारतीय एयरलाइन है। इससे पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्पाइस जेट, ये चारों पहले से इसकी सदस्य हैं और अब अकाशा एयर भी इसकी सदस्य हो गई है। IATA जो है ये दुनिया भर की 360 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है और वैश्विक हवाई यातायात के 80% से अधिक हिस्से यही संभालता है IATA, ठीक है। अकाशा एयर के संस्थापक और CEO कौन है? तो विनय दुबे। और IATA की सदस्यता के माध्यम से इसको फायदे क्या होंगे? तो इसकी सदस्यता के माध्यम से अकाशा एयर वैश्विक चर्चाओं में भाग ले सकेगी, उद्योग के सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को विकास में योगदान देगी और अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि और विश्वसनीयता को मजबूत करेगी। अभी शायद 6 इंटरनेशनल फ्लाइट इसकी हैं, तो आगे इसको भी बढ़ाया जा सकेगा। तो ये अकाशा एयर से संबंधित था। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय युवा दिवस से संबंधित। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है और यह दिवस भारत के महान दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। भारत सरकार ने वर्ष 1984 में आधिकारिक रूप से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। इसका उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का? तो युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों, आदर्शों और शिक्षाओं से जोड़ना तथा देश निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना, इस उद्देश्य से ये 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जो हैं उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में हुआ था। ये हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछता है कि किस भारतीय महान नेता के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, या ऐसे भी डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त। तो करंट के साथ साथ ये स्टैटिक पार्ट पे भी आप लोग ध्यान देते जाइएगा, जो भी मिले वो कैप्चर करते चलना चाहिए। तो ये नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था और इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने हिंदू दर्शन और आध्यात्मिकता की गहन समझ विकसित की थी। और स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है
वो क्या, तो 10 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद को उन्होंने संबोधित किया था। और जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से शुरू की थी तो पूरा हॉल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। तो अगर पूछा जाए ये भी कि शिकागो में 10 सितंबर 1893 को हुए विश्व धर्म संसद को किसने संबोधित किया था, किस भारतीय नेता ने, तो स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय सेना की मेजर स्वाति शांता कुमार से संबंधित। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो भारतीय सेना की अधिकारी मेजर स्वाति शांता कुमार को लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। स्वाति शांता कुमार वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सूडान मिशन के साथ सेवाएं दे रही हैं और उनका कार्य ये दर्शाता है कि समावेशी नेतृत्व किस प्रकार सामुदायिक विश्वास, महिलाओं की भागीदारी और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में दीर्घकालिक शांति को मजबूत कर सकता है। तो अगर पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मेजर स्वाति शांता कुमार। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है इनको जेंडर श्रेणी में दिया गया है। ठीक है, उनका एक प्रोजेक्ट है इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस। ये दुनिया भर के सभी संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों से प्राप्त नामांकनों में सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। और ये जो सम्मान दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार, ये सम्मान उन पहलों को दिया जाता है जो लैंगिक समानता और जेंडर संवेदनशील शांति स्थापना को बढ़ावा देती हैं। तो इसी तरह का पहल है इनका इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस, जिसके लिए उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र के अभी महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटरेस। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेता है।